हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम रेडी हो गए होंगे आज के हमारे लेक्चर को करने के लिए। और लेक्चर का टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में बात कर रहे थे और अभी तक हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्टूऑन। तो हम लोग स्टूऑन के प्लेटफॉर्म पर लेक्चर्स कर रहे हैं और अच्छी तरीके से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात भी हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन में कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है, कौन कौन सा सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है स्टूऑन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। और अगर हम बात करें कि अभी तक हमने पहले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें आपको बता दिया है, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ड्रग्स के बारे में बताया था, अलग अलग तरह के ड्रग्स के बारे में बताया था। ड्रग्स जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है, डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, डायग्नोस करता है और उसको ट्रीट करता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हमने नाम दिया था ड्रग्स। और ड्रग्स जो होता है वो आपका सिंगल केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है। चाहे जितना भी केमिकल हो, सबका मेन पर्पस क्या होता है? सबका मेन पर्पस यही होता है कि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए, हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी स्टेट में आ जाए। दैट इज़ ऑल अबाउट ड्रग। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में ड्रग्स के बारे में अलग अलग कैटेगरी बताया था कि कौन कौन सा कैटेगरी हमसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकता है, जिसमें कि कुछ कॉमन थे और कुछ अनकॉमन थे, पर फिर भी हमने सारे के सारे कैटेगरी को कवर कर लिया है। जैसे कि अगर हम नाम लेना स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंटी पायरेटिक, फिर मैंने आपको बताया था एनाल्जेसिक, फिर उसके बाद मैंने आपको एंटीसेप्टिक बताया, डिसइंफेक्टेंट बताया, एंटी माइक्रोबियल के बारे में बताया, बैक्टीरियासाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक के बारे में बताया था, एंटीबायोटिक के बारे में बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक के बाद सल्फा ड्रग, किनोलोन्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया बताया था कि दे आर एक्ट्स एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। और फिर मैंने आपको अलग अलग तरीके से और भी तरह के ड्रग बताया था। साइकोथेराप्यूटिक ड्रग में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताया था। हिप्नोटिक का नाम बताया, सेडेटिव का नाम बताया, एंटी डिप्रेसेंट का नाम बताया, मूड बूस्टर की तरह काम करता है। उसी तरीके से मैंने आपको और भी कुछ साइकोथेराप्यूटिक ड्रग के बारे में बताया था, ट्रांक्यूलाइजर के बारे में बताया था, देन कम्स एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में बताया था और लास्ट में मैंने आपको बताया था एंटी हिस्टामिन के बारे में। और सबका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि कौन कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आई होप आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया होगा, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लिया होगा और आज के लेक्चर को करने के लिए एकदम रेडी हो गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऑल्सो कॉल्ड एज केमिस्ट्री इन एक्शन, ऑन आवर वेरी ओन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूऑन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटासिड से। एंटासिड किसके बारे में जानेंगे बच्चा? एंटासिड के बारे में जानेंगे। क्या होता है एंटासिड? एंटासिड दो वर्ड को जोड़ के बना है, एंटी और एसिड। मतलब कि जो एसिड के अगेंस्ट काम करे वो कहलाएगा एंटासिड। अगर कहीं पर एसिड है तो उसको खत्म करे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एंटासिड। तो आपको एक बात याद होगा, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि एसिड को खत्म कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि एसिड को खत्म करने के लिए हमें न्यूट्रलाइजेशन कराना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे तो एसिड भी क्या होगा? खत्म होता जाएगा। तो एक बात ये मन में आ रहा है कि एंटासिड जो है वो एसिड को खत्म करने का काम करता है। एसिड को खत्म करने के लिए
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराना पड़ेगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, मतलब कि एक तरफ हमारा एसिड है तो हमें यहाँ पर बेस का इस्तेमाल लाना पड़ेगा। तो वी कैन से दैट एंटासिड्स आर बेस इन नेचर। एंटासिड आर बेस इन नेचर। किसके नेचर का होता है? बेस के नेचर का होता है। अब बेस दो तरह के होते हैं, जैसे एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। तो उसी तरीके से बेस भी होता है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है। सवाल यह है कि यहाँ पे जो हम लोग बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। तो यहाँ पे जो हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑफ वीक इन कैटेगरी। किस कैटेगरी का है? वीक कैटेगरी का है, मतलब कि कमजोर है। स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा कमजोर बेस का ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल कर लिया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा एसिड खत्म हो जाए, या पूरा का पूरा एसिड खत्म होके बेस बन जाए, बेसिक फॉर्म में आ जाए, जो कि हमारे लिए सही नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वीक बेस जो है वो पूरे की पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। ये क्या करता है बच्चा? ये आपका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करता है। और इस पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, किसकी? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की वजह से केवल एसिड का अमाउंट कम होता है, मीडियम अभी भी एसिडिक होता है। ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग यहाँ पर क्यों एसिड का इस्तेमाल, बेस का इस्तेमाल वीक के फॉर्म में करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग के फॉर्म में करते हैं। इसको और समझने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एंटासिड का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो एंटासिड्स आर द कंपाउंड्स विच रिड्यूसेस एसिडिटी ऑफ स्टमक and raises the pH to appropriate level। एक appropriate level तक लाके छोड़ देता है। स्टमक में काम करता है। एंटासिड कहाँ पे काम करता है? स्टमक में। एसिडिटी के लेवल को ये कम करता है। एसिडिटी के लेवल को क्या करता है? कम करता है। हमारे स्टमक में एसिड मौजूद है, HCl के फॉर्म में कंसंट्रेटेड एसिड मौजूद है, और इसी कंसंट्रेटेड एसिड की वजह से, HCl की वजह से हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के से स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन में जाकर खत्म होता है। तो एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड द स्टमक। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्टमक का वॉल है वो एसिड का सिक्रेशन कुछ ज़्यादा ही करने लगता है, और जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट करता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एसिडिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिटी का नाम देते हैं। एसिडिटी इज द कंडीशन, लिखिएगा, इसको नोट करने के बाद लिखिएगा, इसको नोट करने के बाद लिखिएगा, एसिडिटी इज द कंडीशन ऑफ द स्टमक इन विच, एसिडिटी इज द कंडीशन ऑफ द स्टमक, acidity is the condition of the stomach in which high secretion of acid takes place. High secretion of acid takes place. High secretion of acid takes place. Acid का secretion high हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी जो है वो हमारे स्टमक के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एसिडिटी की वजह से, हाई एसिड कंसंट्रेशन की वजह से हो सकता है कि हमारे स्टमक का इंटरनल जो वॉल है, जो वहाँ पर टिश्यूज़ हैं, वो डैमेज हो जाए। और जब डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर क्या करता है? एसिडिटी की वजह से वहाँ पर आपको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी? गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस गैस्ट्रिक अल्सर को अवॉइड करने के लिए, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं।
अब क्योंकि हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम का होना मस्ट है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर बेस वीक बेस लेते हैं, क्योंकि अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा एसिड हमारे स्टमक से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया फिर प्रोटीन का डाइजेशन खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। जब प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ तो हमारा बॉडी जो है वो डिजीज युक्त हो जाएगा, हमारी बॉडी सही तरीके से काम करना बंद कर देगा। तो इसी वजह से हम लोग वीक बेस का काम करते हैं कि कुछ लेवल ही बस कम हो, पूरा का पूरा लेवल कम ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, बेकिंग सोडा किचन में रहता है, जब भी एसिडिटी होता है तो हम लोग बेकिंग सोडा खा लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। दे ऑल एक्ट्स लाइक अ एंटासिड, और ये सब के सब क्या है, दे ऑल आर वीक बेस, दे ऑल आर वीक बेस, सब की सब क्या है, ये वीक बेस की तरह काम करते हैं। जैसे कि हम लोग इनो पीते हैं, एसिडिटी हो गई, इनो पीते हैं, तो इनो में क्या है, आपका वीक बेस है, रिएक्ट करके क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन कॉज करता है एसिड और बेस का। उसी तरीके से कुछ और एंटासिड होता है जिनका काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे दो नाम हम लिखते हैं, पेंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल। पेंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल आर अनदर टाइप ऑफ एंटासिड, ये कुछ अलग तरीका का एंटासिड होता है, इनका काम करने का तरीका अलग होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं कराता है, इनफैक्ट ये करता क्या है, कॉल्ड एज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर विच एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग सिक्रेशन ऑफ एसिड। ये क्या करता है, स्टमक के वॉल से जो एसिड सिक्रेट होता है उनके सिक्रेशन को कम करता है। कैसे एसिड के सिक्रेशन को कम करता है, क्योंकि प्रोटॉन के सिक्रेशन को कम करता है। और प्रोटॉन का सिक्रेशन कैसे कम करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह काम करके। हमारे स्टमक के वॉल में कुछ प्रोटॉन पंप नाम की चीज होती है, और ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, H+ आयन सिक्रेट करता है हमारे स्टमक में, और इसी H+ आयन की वजह से HCl बनता है। तो ओमेप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, ये H+ आयन के सिक्रेशन को रोकता है, जिसकी वजह से HCl का फॉर्मेशन कम हो जाता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नाम है बच्चा, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कभी कभी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये एक दवा है, इसको सुबह जो है खाली पेट ले लीजिएगा। वो जो खाली पेट वाली जो दवा है सुबह के टाइम में जो डॉक्टर देते हैं, वो असल में यही है, पेंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल। वो स्टमक के अंदर एसिड के अमाउंट को कम करता है, जिसकी वजह से दवा जो है और अच्छी तरीके से काम करती है। नोट करिएगा, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, मतलब कि प्राजोल करके नाम आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में, प्राजोल। एंटासिड्स, दे आर कॉल्ड एज एंटासिड्स। क्या नाम देते हैं, एंटासिड्स का नाम देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर इन केस नोट करने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो सेक्शन को पॉज करके आसानी से आराम से आप नोट कर लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। अब हम लोग फूड में एंटर करते हैं कि फूड में भी कुछ केमिकल सब्सटेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि फूड की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, जिसमें एक नाम आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से ही मतलब हो गया विच अपोजेज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन को अपोज करता है, और किसका ऑक्सीडेशन है, फूड के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अपोज करता है। तो दे आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। दे आर द केमिकल सब्सटेंस विच अपोजेज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जैसे कि जो हमारा फूड है
खाने की जो चीज़ बनाते हैं, अगर उसको हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ओपन एटमॉस्फेयर में किसका प्रेजेंस होता है? ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन कराता है। तो अगर हमारा जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया, तो फूड की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, वो सड़ने लगता है, वो खट्टा होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, फूड के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग वहाँ पर जिस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। They are the chemical substance which reduces oxidation of food and hence prevent their decay. Decay को रोकता है। Oxidation of food is also called as rancidity. इसी का दूसरा नाम है क्या? rancidity। कुछ याद आ रहा होगा, क्लास 10th में बच्चे पढ़ते हैं rancidity। तो जो केमिकल सब्सटेंस rancidity को प्रिवेंट करे, दैट केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। इसमें दो नाम बहुत कॉमन है और वही हमें याद करना है, BHT एंड BHA। BHA स्टैंड फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल and BHT stand for butylated हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो हम लोग फूड में BHA और BHT डाल देते हैं और फूड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। आप पैक्ड फूड में इसको आप ज़रूर देखेंगे। ये जो पैक्ड फूड है, देखिए उसके पीछे इंग्रेडिएंट जो लिखा रहता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट का नाम भी दिया रहता है, जिसमें BHA और BHT को यूज में लाते हैं। नेक्स्ट कम्स प्रिजर्वेटिव। फूड में ही इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव को। ये प्रिजर्व करता है, ये भी क्या करता है? फूड को खराब होने से रोकता है, पर फूड को अलग तरीके से खराब होने से रोकता है। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपका ऑक्सीडेशन करने से रोकता है, प्रिजर्वेटिव जो है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को, माइक्रोबियल ग्रोथ को या फंगल ग्रोथ को रोकने से, बढ़ने से रोकता है। कि अगर हमने फूड को बाहर रख दिया, आपने देखा होगा कि अगर हम लोग फूड को बाहर रख देते हैं तो उसमें माइक्रोब्स हो जाता है, उसमें फंगस का ग्रोथ आ जाता है, फफूंद रूई टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, होता है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे उसमें पिकल्स में देखते होंगे, पिकल्स को छोड़ दीजिए काफ़ी दिनों तक ओपन एटमॉस्फेयर में, तो उस पर रूई टाइप का कुछ बन जाता है, वो आपका है फंगस। फंगस का ग्रोथ हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि खराब हो गया खाना। उसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है? फूड पर ग्रो कर जाता है, तो माइक्रोब्स का भी ग्रोथ हो जाता है। प्रिजर्वेटिव इन्हीं दोनों पर काम करता है। कैसे? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट माइक्रोबियल एंड फंगल ग्रोथ इन फूड। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि माइक्रोब के ग्रोथ को या फंगस के ग्रोथ को होने से रोके, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग नाम देंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग नाम देंगे क्या? प्रिजर्वेटिव। और हम लोग पैक्ड फूड में एंटीऑक्सीडेंट भी डालते हैं, प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। कुछ बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव का नाम देखेगा, सोडियम बेंजोएट, मतलब कि ये तो डालते ही डालते हैं। जितना भी पैक्ड फूड है, कंटेनर फूड है, जो भी पैक्ड फूड है, उसमें देखिएगा सोडियम बेंजोएट का नाम लिखा रहता है। तो सोडियम बेंजोएट एक्ट्स लाइक अ प्रिजर्वेटिव, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। और तो और सॉर्बिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव। नोट इट डाउन प्लीज। आई होप नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
दैट इज कॉल्ड एज एडिबल कलर। कॉमन सा है कि कभी कभी हम लोग जब जैसे कि रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो खाने का कलर बड़ा अच्छा लगता है कि क्या खाना है। ऐसा खाना तो हम लोग कभी देखते नहीं है, खासकर नॉन वेज के केस में, या फिर वेज में भी करते हैं। वेज में भी करते हैं हम, जैसे कि देखते हैं कि पनीर का कोई आइटम खाने जाते हैं, कढ़ाई पनीर हो गया, तो पनीर तो है वाइट कलर का, मसाला भी जो है वो उसका कलर ज़्यादा वो होता नहीं है, पर देखते हैं कि वो पूरा का पूरा लाल है एकदम। और उसमें जब आप खाना खाएंगे ना तो आपके हाथ उंगली में पूरा लाल कलर लग जाता है। ये होता है कि ये क्या, खाने का जो लाल रंग है पूरी की पूरी उंगली में लग गया है। वो असल में कलर का इस्तेमाल होता है फूड को ब्यूटीफाई करने के लिए, फूड को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। कभी कभी वहाँ पर एडिबल कलर का भी इस्तेमाल यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बहुत जगह होता है। हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें करते हैं, किसमें, खीर में। खीर को हल्का सा लाल कलर प्रोवाइड करना है तो उसमें हम लोग केसरिया रंग डाल देते हैं, केसरिया डाल देते हैं, हल्का सा रेडनेस प्रोवाइड कर देता है। उसी तरीके से नॉनवेज में जब हम लोग रोस्टेड खाते हैं तो वो भी इसको लाल बना देते हैं केसरिया रंग का इस्तेमाल करके। दे आर द एडिबल कलर which are used to impart color to the food and let them make more attractive करते हैं। They are the dyes which is used to impart color to food। ये डाई की तरह काम करता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेट्राजीन, कैरोटीन आर द नेचुरल एडिबल कलर। अब एक बात याद रखिएगा कि हम किसी भी डाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल हम उसी डाई का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी बॉडी पर साइड इफेक्ट क्रिएट ना करें। तो इसके लिए रेगुलेशन है कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन लाती है जिसके अकॉर्डिंग कुछ ही डाई का इस्तेमाल परमिटेड है, सारे के सारे डाई का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द केस ऑफ एडिबल कलर। बहुत जगह हम लोग इसका यूज़ करते हैं एडिबल कलर का। टेट्राजीन कैरोटीन, टेट्राजीन कैरोटीन। नेक्स्ट पार्ट, डिटर्जेंट। अब यहाँ पे हमें सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। सोप्स और डिटर्जेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ होता है। 10th क्लास में इसको डिटेल में बच्चे पढ़े होते हैं, पर क्योंकि 11th क्लास बीत गया और 12th क्लास भी लगभग बीत ही गया है तो बच्चों को इन 2 साल के दरमियान ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाता है कि डिटर्जेंट क्या होता है, सोप क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, एंड सो ऑन। तो हम लोग अब यहाँ पर जो चीज़ पढ़ेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज सोप एंड डिटर्जेंट। दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये अंतिम पार्ट है। और डिटर्जेंट और सोप का इस्तेमाल हम लोग हर रोज़ करते हैं, हर जगह करते हैं। जहाँ पे भी देखिए सोप और डिटर्जेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किचन में करते हैं, बाथरूम में करते हैं, कपड़ा धोने के लिए करते हैं, वॉशिंग मशीन में करते हैं, सफाई कहीं पे करना है वो करते हैं। कॉस्मेटिक तक भी आपका एक डिटर्जेंट और सोप की तरह काम करता है। कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, फेस क्रीम हो गया, ये सब हो गया, या फिर फेस वॉश हो गया, सब की सब क्या है आपका डिटर्जेंट है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा यूज़ किसी का है। अभी तक हमने जितना भी देखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा यूज़ हम लोग किसी का करते हैं। इससे बड़ा यूज़ हम लोग किसी का करते हैं। बाकी का तो यूज़ हम लोग नहीं भी कर सकते, पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ किए बिना हमारी लाइफ अधूरी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्जेंट। सबसे पहली बात यह है कि सोप और डिटर्जेंट, हम लोग बोलते हैं ना कि सोप है और डिटर्जेंट है, तो उसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आ जाता है। सोप कहना ठीक है पर डिटर्जेंट जो है उसको कहना सही नहीं है। डिटर्जेंट जिसको हम बोलते हैं वो असल में कुछ अलग तरह का डिटर्जेंट होता है। इनफैक्ट डिटर्जेंट इज अ ब्रॉड टर्म। सोप को हम लोग डिटर्जेंट में लाते हैं, मतलब कि सोप इज अ टाइप ऑफ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट आपका एक बड़ा सा टर्म हो जाता है। और डिटर्जेंट होता क्या है बच्चा? डिटर्जेंट होता है एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस विच हैज ए क्लींजिंग एक्शन इन वाटर। कोई भी सब्सटेंस, उससे मतलब नहीं कहाँ से आया है, कैसा है।
तो कोई भी सब्सटेंस जिसके पास वाटर में क्लींजिंग एक्शन है, मतलब कि वाटर में डालें तो साफ करने का काम कर ले, गंदगी को हटाने का काम कर ले, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं डिटर्जेंट। आई रिपीट, डिटर्जेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। और जो डिटर्जेंट हम लोग नाम यूज करते हैं वो कुछ और चीज है। तो डिटर्जेंट के पास क्लींजिंग एक्शन है। क्या है बच्चा? क्लींजिंग एक्शन है। और वहीं अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, तो दो तरह के डिटर्जेंट होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सोपी डिटर्जेंट एंड अदर वन इज कॉल्ड एज नॉन सोपी डिटर्जेंट। कुछ मुझे लगता है कि आप लोगों को याद आना स्टार्ट हो गया। आप सोचेंगे अच्छा ये सब तो हमने पढ़ा था, क्लास 10th में हमने पढ़ा था, कोई नई बात नहीं है, बस रिवीजन करने वाली बात है। तो वही हमें करना भी है, रिवीजन ही तो आपको कराना है। तो दो तरह का डिटर्जेंट होता है, वन इज कॉल्ड एज सोपी डिटर्जेंट एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज नॉन सोपी डिटर्जेंट। सोपी डिटर्जेंट को हम लोग केवल सोप भी बोलते हैं, और नॉन सोपी डिटर्जेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक डिटर्जेंट, या फिर इसको हम केवल डिटर्जेंट का भी नाम दे देते हैं। बट ये जो आपका डिटर्जेंट वाला नाम है ये असल में मिसलीडिंग है, क्योंकि डिटर्जेंट होता क्या है? डिटर्जेंट ये होता है, ना कि ये होता है। हमने बस नाम दे दिया, पर वो क्या है आपका? एक तरीके से नॉन सोपी डिटर्जेंट है या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट है। समझ में आया बात? तो डिटर्जेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, सोपी डिटर्जेंट और नॉन सोपी डिटर्जेंट। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, सोप के बारे में पढ़ना है और सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। नोट कर लीजिए। पहले हम लोग सोप के बारे में स्टार्ट करते हैं कि सोप क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ और टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सोप के बारे में लिखते हैं, हेडिंग डालिएगा सोप। क्या होता है सोप? सोप के बारे में अगर बात किया जाए, अ सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये क्या है? सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट है, किसका? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर दी सोप। अगर सोप बनाना है तो फैटी एसिड का हमें इस्तेमाल लाना पड़ेगा। बिना फैटी एसिड का इस्तेमाल किए हम सोप नहीं बना सकते हैं। और कौन सा सॉल्ट चाहिए? सोडियम सॉल्ट चाहिए या फिर पोटेशियम सॉल्ट चाहिए, एंड विच हैज़ अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, डिटर्जेंट के पास क्लींजिंग एक्शन होता है, तो सोप के पास भी अपना खुद का क्लींजिंग एक्शन होता है। बस सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर जाते हैं तो सम एग्जाम्पल ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स आर सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पामिटेट। सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पामिटेट। सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला है C17H35COONA और पामिटेट का फॉर्मूला है C15H31COONA। So they are the two very common example of soap. They are the two very common example of soap. Sodium stearate and sodium palmitate. ठीक है, देखते हैं कुछ और इसमें है। हाँ, since soap are the salt of strong base and weak acid, so their aqueous solution will be basic in nature. ठीक है, that is their solution will turn red litmus to blue. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आगे क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल नहीं, हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप। प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप का जो प्रिपरेशन होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन इज द मेथड by which soap molecule is prepared, by which
सोप मॉलिक्यूल इज प्रिपेयर्ड। अब कैसे हम लोग सोप मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं? तो सोप मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने के लिए आपको दो चीज़ों का होना मस्ट है। सबसे पहला चीज़ जो आपको होना चाहिए वो मिलना चाहिए ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड के बाद आपको चाहिए बेस। बेस यहां पे लेंगे कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और फिर इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के बाद हमें यहां पे मिलेगा सोप मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा? सोप मॉलिक्यूल मिलेगा। और उसके साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा। इसका बच्चा ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा। ट्राइग्लिसराइड हमें कहां से मिलेगा? ट्राइग्लिसराइड हमें मिलेगा वेजिटेबल और एनिमल फैट। सॉरी, इसको हम लिखेंगे वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल से मिलेगा और एनिमल फैट से मिलेगा। किससे बेटा? एनिमल फैट से मिलेगा। So vegetable oil and animal fat are the source of triglyceride. Vegetable oil and animal fat are the source of triglyceride. Strong base के साथ रिएक्शन कराया जिसकी वजह से यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कॉमन सॉल्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कॉमन सॉल्ट का अपना एक अलग यूज होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आपका होता है ये। ठीक है, देखते हैं सही है कि नहीं है। मेरे ख्याल से यहां पर एक ओ नहीं होना चाहिए। देन कम्स नीचे CH O CO, फिर AC15H31, और नीचे फिर हो गया CH2O CO C15H31। इसको हम लोग बोलते हैं पाम ऑयल। दिस इज कॉल्ड एज पाम ऑयल। तो पाम ऑयल इज अ ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड आपका ये हो गया CH2O CO C15H31, CHO CO C15H31, CH2O CO C15H31। इसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं 3 मॉलिक्यूल NaOH का, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और 3 मॉलिक्यूल NaOH का रिएक्शन कराने के बाद यहां पे हमें मिलेगा C15H31। क्या मिल गया? C15H31, COONA, COONA का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हो गया, आसानी से लिख लीजिए, CH2OH, CHOH, और ये क्या हो गया? CH2OH, ग्लिसरॉल। That is the chemical reaction between triglyceride and base to give sodium salt of fatty acid या फिर soap molecule and glycerol, and this whole reaction is called as saponification, which is formation of soap. Glycerol is used in the form of cosmetic. ये आपका कॉस्मेटिक में यूज हो जाता है। इसमें कॉस्मेटिक में इसका इस्तेमाल हो जाता है। और जो ये कॉमन सॉल्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड फॉर
प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल के प्रेसिपिटेशन में इस्तेमाल आता है। कैसे? जैसे कि जब हम लोग सॉल्यूशन में सोप मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो कुछ सोप मॉलिक्यूल तो प्रेसिपिटेट करेंगे, पर कुछ सोप मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एक्वा सॉल्यूशन है तो कुछ सोप मॉलिक्यूल क्या करेगा? सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जो सोप मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसको बाहर निकालने के लिए हमें प्रेसिपिटेशन कराना पड़ेगा। और प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब हम उसमें कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस डालेंगे, कोई ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी सोप के मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा होगा। तो क्योंकि NaCl की सॉल्युबिलिटी सोप के सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा है तो NaCl अब डिजॉल्व करेगा और जो डिजॉल्व फॉर्म में सोप मॉलिक्यूल है वो प्रेसिपिटेट आउट करेगा, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। एंड दैट इज़ द वेरी बेस्ट यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट ड्यूरिंग दी सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। नोट करिएगा, जो मैंने आपको बात बताई है उसको अच्छे से नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। चलिए, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। तो अच्छा, एक बात और यहाँ पर जो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखवाया था कि ये जो है आपका एक वीक एसिड की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना है, दैट सॉल्ट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ये किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है दैट इज बेसिक इन नेचर। ये किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। और इसी बेसिक नेचर की वजह से सोप मॉलिक्यूल जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करता है। कि अगर हम सोप मॉलिक्यूल को ब्लू लिटमस पेपर में ऐड करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर सोप मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर में ऐड करें तो वो ब्लू कलर में चेंज कर जाता है, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल आर बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक नेचर के हैं? बिकॉज दे आर ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, ट्राइग्लिसराइड इज अ वीक एसिड, जिसकी वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड होगा। पीएच लेवल 7 का प्लस होगा, और 7+ पीएच लेवल जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। यही मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया भी था ना, यही वाइट वाला। Since soaps are the salt of strong base and weak acid, so their aqueous solution will be basic in nature. That is, their solution will turn red litmus to blue. Red litmus to blue. तो ये हो गया सोप का डेफिनेशन, सोप का एग्जाम्पल, सोप का प्रिपरेशन एंड सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोप मॉलिक्यूल। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कर लिया कि नहीं कर लिया? तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और चीज़ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप मॉलिक्यूल के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो काम करता है, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो मैंने वहां पे आपको लिखवाया था ना, C15H31 पामिटिक एसिड। तो ये जो है आपका एक हाइड्रोकार्बन चेन है। किसका है? हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ चेन है, और यही जो है आपका हाइड्रोकार्बन चेन है। दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन।
ये हाइड्रोकार्बन चेन कैसा है, नॉन पोलर होता है। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोकार्बन इज नॉन पोलर इन नेचर, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और यहां पे देखिए जो कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट था, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कार्बोक्सिलेट है, ये आपका पोलर हेड होता है। क्योंकि ये पोलर हेड है तो इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक है। क्या है बच्चा, ये हाइड्रोफिलिक है। तो सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक एंड भी आ रहा है और सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक एंड भी आ रहा है। This special type of structure is very much responsible for the cleansing action of soap and detergent. सोप जो है वो डिटर्जेंट जो है उसके पास क्लींजिंग एक्शन क्यों है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर की वजह से है। स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक एंड है, स्ट्रक्चर में हाइड्रोफिलिक एंड है, तो इसी वजह से वो अपना काम करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड मौजूद है तो वो पोटेंशियल डिटर्जेंट की तरह काम कर सकता है। दैट कैन बी अ पोटेंशियल डिटर्जेंट, दैट कैन बी अ पोटेंशियल डिटर्जेंट। अनदर एग्जांपल ये देखिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसे लिख देते हैं। ये जो है आपका हाइड्रोकार्बन चेन है और ये हाइड्रोकार्बन चेन किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोकार्बन चेन जो है आपके टेल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है आपका कार्बोक्सिलेट पार्ट है, चार्ज पार्ट है, और ये चार्ज पार्ट किसकी तरह काम करता है, हेड की तरह काम करता है। क्योंकि यहाँ पर चार्ज है तो ये आयनिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, और ये आपका अनचार्ज है, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, तो ये हाइड्रोफोबिक हो गया। सो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी मच कॉमन टू टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। इसकी तरह काम है, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है। टैडपोल में भी यही होता है, हेड होता है और टेल होता है, और इसी हेड और टेल की वजह से टैडपोल घूमता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सफाई होती है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा स्ट्रक्चर आ गया देन दैट मॉलिक्यूल विल बी एक्टिंग लाइक अ पोटेंशियल डिटर्जेंट या पोटेंशियल सोप। समझ में आ रही ना बात, क्यों सोप मॉलिक्यूल क्लींजिंग एक्शन रखता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ड्रॉ करिएगा, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखिए जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, सोप के बारे में बता रहा हूँ, कुछ वैसा ही आपको डिटर्जेंट में भी मिलेगा। मतलब कि डिटर्जेंट के भी मॉलिक्यूल में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल डू हैव हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड जस्ट लाइक सोप मॉलिक्यूल। तो डिटर्जेंट के पास भी क्लींजिंग एक्शन है। हाँ, वहाँ पे एग्जाम्पल कुछ और रहेगा और उसका डेफिनेशन भी कुछ और रहेगा, पर एक्शन सबका सेम है। चाहे हम सोप के एक्शन की बात करें, चाहे हम डिटर्जेंट की एक्शन की बात करें, सबका एक्शन सेम है। और सबका एक्शन कैसे चलता है, मिसल फॉर्मेशन से चलता है। कैसे चलता है, मिसल फॉर्मेशन से चलता है। मेरे ख्याल से मिसल फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में ये पार्ट है, वहीं से हम लोग इसको लेके आते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपने मिसल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं ये पार्ट मिसल फॉर्मेशन, कैसे मिसल बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सरफेस केमिस्ट्री के लिए छोड़ देता हूँ। जो सरफेस केमिस्ट्री में नहीं है उसको मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, डिटर्जेंट के बारे में भी देख लेते हैं। क्या होता है डिटर्जेंट, पहले डेफिनेशन देखिएगा। डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है, तो ये क्या होगा, डिटर्जेंट की तरह काम में आएगा। किसकी तरह काम में आएगा, डिटर्जेंट की तरह काम में आएगा। दे ऑल्सो हैव अ क्लींजिंग एक्शन इन वाटर बिकॉज ऑफ द बोथ प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड। एग्जाम्पल, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये देखिए, ये जो आपका हो गया
हाइड्रोकार्बन चेन, और हाइड्रोकार्बन चेन कैसा हो गया? हाइड्रोफोबिक। देख रहे हैं, इसमें भी वही चीज है। और ये जो सल्फेट आयन है SO3-, देखिए Na+ जो है डिसॉल्व होने के पास निकल जाता है, तो बचेगा क्या? केवल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे बचेगा। तो ये आपका क्या है? हाइड्रोफिलिक है, दैट इज हाइड्रोफिलिक। वैसे इसमें एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लीजिएगा। सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, ये आपका हो गया हाइड्रोफोबिक, और ये आपका हो गया हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो डिटर्जेंट भी कुछ उसी तरीके से काम करते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट के पहले कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस होता है। आपको पता ही होगा कि सोप अलग तरीके से काम करता है और डिटर्जेंट अलग तरीके से काम करता है। सोप आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस। वेजिटेबल ऑयल क्या है? नेचर में पाया जाता है। एनिमल फैट क्या है? वो भी नेचर में पाया जाता है। तो सोप का जो प्रिपरेशन होता है वो नेचुरल सब्सटेंस से होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं डिटर्जेंट का, तो डिटर्जेंट का जो प्रिपरेशन है वो सिंथेटिक वे में होता है। इसको हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, सोप आर नेचुरल इन ओरिजिन वेयर एज डिटर्जेंट आर सिंथेटिक इन ओरिजिन। दूसरी बात, एक्शन की अगर बात करते हैं, सोप हैज़ अ माइल्डर एक्शन। सोप सफाई करने के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, पर डिटर्जेंट की बात करें, दे हैव अ हार्डर क्लींजिंग एक्शन, दे हैव अ हाई लेवल ऑफ क्लींजिंग एक्शन है। तो सफाई के मामले में डिटर्जेंट बेहतर होता है और सफाई के मामले में सोप थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। ये भी आपको पता ही होगा, पुराने क्लासेस में आपने पढ़ा था। एक और जो बात है वो ये है कि सोप का इस्तेमाल हम लोग हार्ड वाटर में नहीं कर सकते। हार्ड वाटर जैसे कि कुएं का पानी हो गया, बोरिंग का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, अंडरग्राउंड वाटर। तो सोप का इस्तेमाल हम लोग हार्ड वाटर में नहीं कर सकते, केवल सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, क्योंकि हार्ड वाटर में सॉल्ट मौजूद होते हैं और सॉल्ट के साथ सोप मॉलिक्यूल रिएक्ट करके स्कम का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि सोप की बर्बादी होती है, झाग नहीं बनता है। सोप को काम करने के लिए झाग बनाना बड़ा मस्त है। अगर झाग नहीं बनेगा तो सोप काम नहीं करेगा। तो जितना अच्छा झाग बनेगा सोप या डिटर्जेंट उतना अच्छा काम करेगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट को किसी भी तरह के पानी में हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, चाहे वो हार्ड वाटर हो चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सोप अपना काम करेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सोप एंड डिटर्जेंट, जिसको कि आपको याद रखना चाहिए। अगला बात आता है टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के प्रकार। यहाँ पे सवाल पूछता है, अब इतना जो भी हमारी कहानी चल रही है ना वो इसी के लिए चल रही है कि डिटर्जेंट के प्रकार कितने के होते हैं। अगर हम डिटर्जेंट के या फिर सोप को तो हटा दीजिए, सोप तो सिंथेटिक है, नेचुरल है, डिटर्जेंट आपका सिंथेटिक है। तो अगर हम लोग डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के आधार पर, फिर से बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के आधार पर डिटर्जेंट जो होता है वो 4 तरीके का होता है। दे आर ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के आधार पर सोप डिटर्जेंट जो होते हैं वो 4 तरह का होता है। सबसे पहला अनायनिक डिटर्जेंट। अनायनिक का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा, और नेगेटिव चार्ज कहां पर होगा बेटा? यहां पर होगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट तो आपका वैसे की वैसे ही रहेगा, जो कि टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इस हाइड्रोफिलिक पार्ट में नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो अगर किसी डिटर्जेंट मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ऐसे डिटर्जेंट मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे अनायनिक डिटर्जेंट। कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चों को ये होता है कि सर हमने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पर Na+ था और फिर माइनस था, तो दोनों चार्ज है, तो कैसे यहाँ पर नेगेटिव हो गया? बेटा Na+ जो है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो डिसोशिएट करके हट जाएगा, तो Na+ को हम लोग काउंट में नहीं लाएंगे। जो बच गया हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में, जो बच गया है वही आपका आंसर बताएगा कि अनायनिक होगा या फिर कोई और होगा। तो दे कंटेन सल्फेट। क्या क्या इसमें मौजूद होता है? सल्फेट मौजूद होता है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक पार्ट में सल्फेट मौजूद होता है, सल्फोनेट होता है, कार्बोक्सिलेट होता है, इसी तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं एज एनायनिक पार्ट। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? दे आर यूज्ड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए हम लोग ज़्यादातर अनायनिक डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो सोप एंड डिटर्जेंट आर द अनायनिक डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट आर द अनायनिक डिटर्जेंट। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कटायनिक डिटर्जेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा, कटायनिक डिटर्जेंट। और कटायनिक डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक एंड तो वैसे ही रहेगा, जो हाइड्रोफिलिक एंड है उस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आमतौर पे किसकी वजह से आता है? अमोनियम सॉल्ट की वजह से आता है, NH4+, है ना। तो अगर डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल में अमोनियम सॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऐसे डिटर्जेंट को हम लोग बोलेंगे कैटायनिक डिटर्जेंट। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? वेटिंग एजेंट की तरह ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, फैब्रिक सॉफ्टनर की तरह काम करता है, और ये बैक्टीरियोस्टैट की तरह भी काम करता है। दैट इज कॉल्ड एज कैटायनिक डिटर्जेंट। नोट कर लिया? थर्ड वन इज कॉल्ड एज नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट का मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल हैव नो चार्ज, या वी कैन से दैट मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। कोई चार्ज ही नहीं है, मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल होने के पीछे कारण क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ये एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करता है? आपके हाइड्रोफिलिक एजेंट की तरह काम करता है। तो ऐसे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल जहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो वहाँ पर है क्या? एल्कोक्सी ग्रुप है या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो सच टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज कॉल्ड एज नॉन आयनिक डिटर्जेंट। और इनका जो सबसे बेहतर यूज़ करते हैं लिक्विड डिश वॉशिंग के लिए करते हैं। किचन में जो लिक्विड डिश वॉशर होता है वो आपका नॉन आयनिक होता है। यहाँ से सवाल पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, तो वहाँ पर आंसर होता है नॉन आयनिक, या फिर मॉलिक्यूल दे दिया जाता है तो मॉलिक्यूल दे के बच्चे पहचान देते हैं कि ये नॉन आयनिक है, दैट विल बी द आंसर। और एक और तरह का होता है दैट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक और ज्यूटर आयनिक डिटर्जेंट। एम्फोटेरिक का मतलब दोनों चार्ज मौजूद है, मतलब कि यहां पर क्या है कि आपका हाइड्रोफोबिक एंड है और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वहां पर दो तरह का है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल पे दोनों चार्ज आ गया, प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, तो ऐसे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं एम्फोटेरिक और ज्यूटर आयनिक। इसमें एक एग्जाम्पल आता है दैट इज कॉल्ड एज बीटेन है। बीटेन इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक डिटर्जेंट। और इनका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? कॉस्मेटिक में करते हैं। डेली लाइफ में जो हम लोग कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, फेस क्रीम हो गया, लोशन हो गया, या फेस वॉश हो गया, तो ये सब में आपका जो होता है वो एम्फोटेरिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। नोट इट डाउन प्लीज।
आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम दी टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और इस तरीके से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है क्या, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मेरे ख्याल से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दिया है, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दिया है। बस आप इस नोट्स का ही रिवीजन कर लेंगे तो यकीन मानिए एग्जामिनेशन में आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं अगर इससे पूछेगा तो, और पूछेगा है, एक सवाल ये 2 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि कैसे वहाँ पे सवाल पूछा जाता है, कैसे उसके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाते हैं। तो स्टूऑन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के क्लासरूम को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक बात आपको ध्यान में रखना चाहता हूँ कि लेक्चर कंप्लीट करना एक अलग बात होती है, उसके बाद आप लोग उसको रिवाइज करना होता है, फिर आपको सवाल लगाना होता है। जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ऑन स्टूऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए स्टूऑन पर बने रहिए।